नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में। और चर्चा क्यों कर रहे हैं तो भैया खबर ये है कि नेपाल ने इस कैलाश मानसरोवर का जो रूट है इसको लेकर के अपोज किया है कि आप लोग इस रूट से नहीं जाएंगे क्योंकि इस रूट पर हमारा अधिकार हो जाता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि नेपाल में जंजर सरकार बनी है। जब सरकार बनी थी तो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बधाई भी दी थी, लेकिन इसके बाद से आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा आता रहता है जिसमें भारत को टारगेट किया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सिर्फ भारत को ही टारगेट नहीं किया गया है, इस मुद्दे पर बालेन शाह की सरकार ने भारत और चीन दोनों को ही चेतावनी दी है कि भैया ये वाला रूट नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि इस पर हमारा अधिकार हो जाता है। क्या है ये? लिपुलेख की बातचीत करी जा रही है और ये हमारी न्यूज हो जाती है। वाई नेपाल इज ऑब्जेक्टिंग टू इंडिया चाइना कैलाश मानसरोवर यात्रा प्लान। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया चाइना का ये प्लान हो जाता था मानसरोवर को लेकर के। नेपाल रिट्रेट्स टेरिटोरियल क्लेम टू लिपुलेख पास एंड फ्लैग कंसर्न ओवर कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब हम बात करेंगे कि भैया ये जो रास्ता हो जाता है इसका विवाद क्या है। और इसमें इन्होंने बात करी थी सुगौली की संधि की और कहा था कि सुगौली की संधि के समय ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे थे। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया गया है नेपाल के द्वारा। MOFA ऑफ नेपाल ने लिखा है कि भैया आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि एंशिएंट में ये क्षेत्र आपका था, ठीक है, तो आप इसे प्रूफ कर नहीं पाते हो और ये हमारा क्षेत्र है, हमारे पास इसका प्रूफ हो जाता है। सुगौली की संधि हुई थी उसमें मेंशन हो जाता है, इसलिए हम आपको इसका यूज नहीं करने देंगे। और हम भारतीयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रे का जो रास्ता है उसको यूज ना करें। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर जाने के कौन कौन से रास्ते हो जाते हैं, जिसपे स्पेशली इन्होंने बोला कि लिपुलेख से मत जाओ, बाकी अल्टरनेटिव यूज कर लो। लेकिन बाकी अल्टरनेटिव हम क्यों नहीं यूज करते हैं और क्या ये पूरा मामला हो जाता है? तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। और इन्होंने जो बात करा ना 1816 की, जिसमें सुगौली की संधि की बात की गई, इसमें 3 क्षेत्र हैं जो विवाद का कारण है। एक हमारा लिम्पियाधुरा है, दूसरा लिपुलेख है और तीसरा हमारा काला पानी का क्षेत्र हो जाता है। अब चलो आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देती हूँ और इसको डिटेल में भी हम जानेंगे। लेकिन कैलाश मानसरोवर के जो रूट हैं, जो रास्ते हैं जिसको लेकर के वास्तविक विवाद है, आखिर वो तो समझ लिया जाए। अगर हम देखें कि भैया इसकी ऊंचाई कितनी है तो 21.77 हजार फीट ऊंचा ये कैलाश मानसरोवर का हो जाता है ऊंचाई समुद्री तल से। अब आपको 3 रास्ते यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक रास्ता यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये उत्तराखंड के लिपुलेख से जाता है, ठीक है, इसकी दूरी इसकी सिर्फ 65 किलोमीटर हो जाती है, ओनली 65, यानी कि नियरेस्ट वन है। अब देखो एक जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होता है वह ये वाला रास्ता, यहाँ पे नेपाल से काठमांडू होते हुए ही जाना पड़ेगा, यहाँ से है 500 किलोमीटर। अब तीसरे रास्ते की अगर हम बात करें तो तीसरा रास्ता भैया सिक्किम के नाथुला से जाता है, लेकिन इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पर 800 है, कहीं कहीं पर 802 लिखा होता है। अब ये वाला रास्ता जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये वाला, यानी कि बहुत ही लंबा हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हमें चुनना है नियरेस्ट वन, और नियरेस्ट वन हमारा कितना हो जाता है भैया 65 किलोमीटर, जिसको लेकर के अपोज कर रहे हैं। अब कैलाश मानसरोवर हिंदू जो मान्यताएं हैं क्या सिर्फ इन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है या फिर बौद्ध और जैन धर्म से भी इसका कुछ जुड़ाव है, और क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारा तीर्थ स्थल क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भैया। कि ये कहा जाता है भगवान शिव का निवास स्थान है, भगवान शिव और पार्वती जी यहीं पर निवास करते थे। प्लस बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि ये क्या है, केंद्र है, दुनिया का केंद्र है कैलाश मानसरोवर। और प्लस अगर मैं जैन धर्म की बात करूं यहाँ पर तो ऋषभ देव को यही निर्माण मिला था, इसके बारे में भी बातचीत कही जाती है। बौद्ध ग्रंथों में इसको ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, दुनिया भी। शिव, ब्रह्मा, मरीच, रावण और भस्मासुर जो है उन्होंने यही तपस्या करी थी, इसलिए भी जरूरी है। अगर हम बात कर ले हमारे ऋग्वेद में तो भैया हिंदू धर्म में 4 वेदों में से एक होता है ऋग्वेद, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें 10 मंडल के सूक्त 121 में इसका वर्णन भी देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके बारे में जो साइंटिफिक चीजें, वो तो धार्मिक थी जो हमने समझी, साइंटिफिक चीजें समझे तो यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर के टॉप पर अभी तक कोई इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां पर जो रेडियो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जैसे ही आप वहां ऊपर चढ़ते हो वहां पर आपके नाखून और बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं,
ठीक है। अभी तक अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति पहुंच पाया है या कोई गया है तो दिस इज द ओनली वन पर्सन जो कि 1928 में गए थे, और ये भी बौद्ध योगी ही थे। मिलारेपा यही शिखर पर पहुंचे थे, पूरी दुनिया का एकमात्र आदमी जो शिखर पर गया है, बाकी कोई जा ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर आप ये भी बोला जाता है कि जो भी वहां पर चढ़ने की कोशिश करता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा होता है ड्यू टू सम साइंटिफिक रीजंस। तो ये हम जो अभी जाते हैं ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, वो खाली दर्शन करके नीचे नीचे आ जाते, कोई टॉप पर नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, अब वास्तविक विवाद क्या है, क्या समस्या है, अभी वास्तविक जो कैलाश मानसरोवर की स्थिति है वो क्या हो जाती है, और क्या कैलाश मानसरोवर जो अभी पार्ट कहा जाता है कि भैया तिब्बत का है, चाइना का है, तो ये किसका है, क्या इसमें चीजें रही हैं। तो इसको इतिहास को जानिए तो 1903 से ये शुरू हुआ ब्रिटिश अभियान, जिस पर ये जो तिब्बत का क्षेत्र है अभी कैलाश मानसरोवर, ये हमारा तिब्बत का पार्ट हो जाता है। ठीक है, 1904 तक ये हमारा अभियान चलता है। और देखो, अंग्रेजों ने राजधानी लासा पर आक्रमण किया था और इसके बाद इन्होंने अपना इस पर नियंत्रण, आधिपत्य जमाने की कोशिश करी। 1951 में फिर वही आ जाती है हमारी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है, और इसके बाद ये इनका क्षेत्र बन जाता है, यानी कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत का, तो फाइनली अभी उसका ये क्षेत्र देखने को मिलता है। रही बात नेपाल की, तो हमने बहुत डिटेल में इसकी हिस्ट्री और सुगौली संधि के बारे में बात करी है, जिसमें ये वाला इशू बहुत दिक्कत है। अब आप समझोगे डिटेल में कि यहाँ पर समस्या क्या है। ये जो लाइन है ना, ये इंडिया मानता है कि भैया हमारा ये क्षेत्र है, जिसमें काला पानी हमारा आ जाता है, लिपुलेख हमारा आ जाता है, और इधर आप देखोगे लिम्पियाधुरी आ जाता है। लेकिन नेपाल कहता है कि ये वाला क्षेत्र मेरा है, और इतना जो पूरा पार्ट हो जाता है ये किसका है, ये नेपाल का है। ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, ये डिस्प्यूटेड मेन एरिया हो जाता है, और ये ट्रांसतराई क्षेत्र हो जाता है, जिसको लेकर के 1816 में जो सुगौली की संधि की गई थी तब इसका वर्णन किया गया था। यही वाली चीजें हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहां से आती है। अब ये बार बार जो आप देख रहे हो ना, काला पानी, नदियां, ये नदियों वाला ही मेन इशू है। भारत, नेपाल और चीन की सीमा से लगे इस इलाके में हिमालयी नदियों से मिल करके एक ये घाटी पूरी तरीके से बनी हुई है। नेपाल और भारत के बीच में एक काली नदी बहती है, जिसको काला पानी भी कहा जाता है, और इसी नदी से यहीं पर आप देखोगे लिपुलेख दर्रा भी हो जाता है। अब इस काली नदी को लेकर के जब संधि हो रही थी और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कौन सा क्षेत्र किसका होगा, तो यहाँ पर इस समझौते में बोला गया था कि जो काली नदी का पश्चिम का क्षेत्र है वो भारत का इलाका माना जाएगा, काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र, और जबकि नदी के जो पूर्व का क्षेत्र था वो इलाका नेपाल का हिस्सा मान लिया जाएगा। चलो ठीक, यहाँ पर ये बात हो गई। अब देखो दोबारा दिक्कत कहाँ है कि ठीक है हम पूर्व पश्चिम मान लेते हैं। अब काली नदी के उद्गम को लेकर के यहाँ पर दिक्कत होगी कि काली नदी निकलती कहाँ से है, निकलती कहाँ से, तभी तो पूर्व पश्चिम हम देखेंगे, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ से निकली है। तो इसे लेकर के दोनों देशों के बीच में फिर से विवाद आया। भारत बोलता है कि जो उसकी पूर्वी धारा है इसको काली नदी उद्गम मानता है, जो पूर्वी धारा जहाँ से निकली है, जबकि नेपाल कहता है कि काली नदी पश्चिम से निकली है। अगेन वही दिक्कत, ठीक। और इसी आधार पर दोनों देश काला पानी का जो मेन अब इलाका है उस पर विवाद करते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब ये पूरा ग्रेटर नेपाल है जो एंशिएंट में हुआ करता था, ठीक है, पहले ये, इसमें आपके हमारे जो सिक्किम का कुछ क्षेत्र हो जाता है और भी अदर जो क्षेत्र हैं वो हमारे आते थे, ठीक है, कुमाऊं, गढ़वाल, ये सारे क्षेत्र इसमें हमारे शामिल थे जब ग्रेटर नेपाल था। इसका नक्शा कई बार बालेन शाह ने दिखाया भी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, यही ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसकी चर्चा की गई है। ये 1816 में हुई थी हमारी सुगौली की ट्रीटी। ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट है जब ये ट्रीटी हमारी साइन की गई थी, और इसी ट्रीटी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था किसको, नेपाल को, क्योंकि नेपाल ने अपना, अब मान लीजिए ये 100% पूरा नेपाल है, ठीक है, जब ये संधि होती है तो 60% नेपाल किसके पास आ जाता है, भारत के पास आ जाता है। इसका जो 15% हिस्सा है वो कौन ले लेता है, चीन ले लेता है, और बचा 25% वो आज के प्रेजेंट समय में नेपाल है। और ये सुगौली की संधि में हुआ था 1816 में। चलो अब आपको समझ में आएगा। नाउ ये जो 25% पार्ट है, 1/4 ही नेपाल बचा है, बाकी नेपाल जो था वो इसी संधि के तहत खत्म हो चुका था। चलो अब आगे आ जाते हैं। ये जो सीमा की कहानी है वो 1815 1816 से ही शुरू होती है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था भैया, भारत उसके अधीन था ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स हराते हैं तो उनके साथ सुगौलों की संधि करते हैं, और उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तो वो हमारा क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। हुई इनकी संधि ब्रिटिशर्स के साथ थी उस दौरान, और फिर उसके बाद जब भारत आजाद होता है तो पश्चिमी सीमा के रूप में ये आज भी विवाद बना रहता है। चलिए
और आगे आते हैं और समझते हैं यहाँ पर ये जो पूरा सुगौली संधि का मुख्य प्रावधान जो मैंने बताया कि जो बड़े हिस्से हमारे यहाँ के थे तराई के, जो कभी उनके हुआ करते थे, उसमें हमारा कुमाऊं गढ़वाल का हिस्सा आता है, शिमला हिल्स आता है, सिक्किम आता है, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र आते हैं जो कि पहले शामिल थे किसमें, नेपाल में, और बाद में जब संधि हुई तो हमारे साथ ये शामिल हो जाते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि संधि में नेपाल को कोशी और गंडक नदियों के बीच जो तराई क्षेत्र था वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद देखोगे 1816 में एक अतिरिक्त संधि में नेपाल को ये वापस किया जाता है और फिर उसके बाद फिर वापस नेपाल से ले लिया जाता है। अब जब इतनी बार दिया और लिया जाएगा तो वहां पर दिक्कत तो होगी, और यही जो पॉइंट था ना कि हमें दे दिया गया था, इन्होंने बोला कि हमें दे दिया गया था ये वाला पार्ट, और जो इंडिया है वो कहता है कि नहीं भाई संधि में तो ये हमें मिला था, तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा चलिए आगे आ जाते और समझ लेते हैं कि ये जो पूरा इशू अभी है कैलाश मानसरोवर को लेकर के, क्या ये कभी जन्म भी लेता, क्या ये कभी इशू आता भी, क्या इसमें चाइना कभी इंटरफेयर करता, क्या तिब्बत का पूरा इसमें अधिकार होता? तो हमें ये समझना होगा कि जब हम आज़ाद हुए थे और ये जो कैलाश मानसरोवर वाला क्षेत्र हो जाता है ना, इसमें एक्चुअल में इंडिया का अधिकार था। यहाँ पर एक राजा भी थे लद्दाख के जो उस दौरान यहाँ पर शासन कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज हमें ये देखने को मिलती है। अच्छा, जब ये सब हुआ तो हमने 1950 को यहाँ पर इनके साथ मैत्री ट्रीटी वगैरह साइन करी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये पूर्व राजदूत है पी स्टोपडान, ये कहते हैं कि 1959 के आसपास क्या है, फर्स्ट टाइम चाइना ने क्या किया था, ये जो क्षेत्र हो जाता है ना कैलाश मानसरोवर, ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र हो जाता है, इसको अपने उसमें दिखाया था, जबकि ये हमारा क्षेत्र था, तो ये अपने मैप में इन्होंने शो किया। अब देखो हम क्लेम कर सकते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री है, हमारे पास वहाँ की जनसंख्या है कि भैया ये वाला क्षेत्र हमारा ही हुआ करता था एंशिएंट में, लेकिन वो कुछ हमारी समस्याएं रहीं, कुछ हमारे राजनेताओं की समस्याएं रहीं कि वो क्षेत्र आज उनके पास है और हमें अपने ही क्षेत्र को लेकर के नेपाल और चाइना से सुनना पड़ता है। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको होता क्या है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर और इसके इलाके आसपास 1960 के दशक तक भारत के ही अधिकार क्षेत्र में थे और यहाँ पर राजा थे, इनका नाम था लद्दाख में त्सवांग नामग्याल, ये इनका शासन क्षेत्र था। और उस समय यहाँ पर अगर देखा जाए तो 44 घर भी होते थे, इनकी जनगणना भी हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट भी हैं। लेकिन इसके बाद 1958 में जम्मू कश्मीर समझौते के मुताबिक मेंसर चीन के कब्जे में चला गया और ये इलाका चीन के कब्जे वाले लद्दाख तहसील में 110 गांवों में शामिल हो गया। 1959 इज द टाइम जब पहली बार चाइना ने इसको अपने मैप पर दिखाया था और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपोज नहीं किया, या फिर जिस लेवल पर जाकर के बातचीत करनी चाहिए थी, राजनयिक जो है कूटनीतिक संबंधों के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। और इसकी वजह से 1961 की आधिकारिक रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो क्षेत्र था ऐतिहासिक तौर पर प्रशासनिक और राजस्व अधिकारों में पूरा विवरण हमारे पास था, लेकिन चूंकि हम रहे इसमें फेल, हम बातचीत नहीं कर पाए और ये क्षेत्र चला गया किसके पास, इन्हीं चाइना और तिब्बत वाला जो इलाका है वहां पर जाकर के मौजूद हो गया और आज हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। एंड दिस वाज द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ दैट जो पूरा चीजें चल रही हैं। अब जब से बालेन शाह आए हैं, जो विवाद जो है ऐसा नया नहीं कि बालेन शाह आने के बाद विवाद हो रहा है, इससे पहले केपी ओली थे, वो भी एंटी इंडियन थे, बहुत बार उन्होंने यही वाला जो मुद्दा है उठाया। इसके बाद आप देखोगे नोट एक लेकर के आए थे नया, इसमें भी इन्होंने लिम्पियाधुरी काला पानी लिपलेख इसको दर्शाया। बालेन शाह बहुत बार, क्योंकि जब वो काठमांडू के मेयर थे तो अपना ग्रेटर नेपाल वाला नक्शा लेकर के आए थे, तब उन्हें बताया। तो बार बार ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक तरफ इनका हम एंटी इंडियन रुख देते हैं, दूसरी तरफ जब ये मामला बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये झुक भी जाते हैं। जैसे कि हाल ही में इन्होंने, अभी 3 मई की न्यूज है, नेपाल टू वेव लोकल टैक्सेस ऑन कोसी प्रोजेक्ट व्हीकल्स, नेपाल टू वेव लोकल जो टैक्सेस थे उन पर इन्होंने पहले क्या किया था, जो कोसी प्रोजेक्ट था तो उस पर टैक्स इंपोज कर दिया था, फिर उसके बाद जब भारत से बातचीत हुई तो उन्होंने उस टैक्स को वेव कर दिया। तो ऐसा ये इनकी ट्रिक है कि पहले क्या करते हैं, एक पूरा विवाद खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया के सामने झुकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बालेन शाह है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि पहले हम एक बड़ा मुद्दा क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें सॉर्ट आउट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, एंड देन जाकर के जब हम इंडिया को विजिट करेंगे तो हम अपनी एक सुपीरियरिटी ये रखना चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग बातचीत यहाँ पर हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं इसके बीच में। तो भारत जब ये आने वाले हैं बालेन शाह, तो ये नेपाल को प्रायोरिटी पर रखना, ऑफकोर्स नेपाल को प्रायोरिटी पर रखेंगे, बालेन शाह हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो बातचीत हो उसमें नेपाल अपने जो पॉइंट्स है बहुत क्लियरली रखे, नेपाल अपनी चीजों को भारत से मनवाए। इसलिए इनकी हमेशा ये ट्रिक रही है, टैक्टिक रही है कि इस तरीके से ये पहले इशू क्रिएट करेंगे, फिर मीडिया में आएंगे, फिर बातचीत होगी, फिर उसको हटाएंगे, एंड देन फिर उसके बाद ये चर्चा करेंगे। तो अब देखना यह है कि जब ये इंडिया विजिट करते हैं तो क्या बात
बातचीत होती है और क्या ये जो सिलसिला है जब तक इनके इंडिया आने तक ही जारी रहता है, कोई नया विवाद उत्पन्न होता है या नहीं होता है? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।